दुनिया की भू राजनीति में कुछ देश शोर मचाते हैं और कुछ इतिहास बदल देते हैं। रसिया एक ऐसा देश जिसने सैकड़ों साल की ठंड, क्रूर युद्ध, आक्रमण, भूख, गरीबी सब झेला, फिर भी खड़ा हुआ, इतना विशाल, इतना ताकतवर कि अमेरिका की रातों की नींद उड़ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, रसिया सुपर पावर कैसे बना? और उससे भी बड़ा सवाल कि आज के रूस की फॉरेन पॉलिसी में इंडिया की जगह कहाँ? क्या रसिया इंडिया को चाइना से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है? अगर देता है तो किस वजह से? अगर नहीं तो आखिर क्यों? तो दोस्तों, ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये पावर, पॉलिटिक्स और साइकोलॉजी की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1000 साल पहले रसिया कोई मॉडर्न नेशन नहीं था, बल्कि छोटे छोटे किंगडम्स का कलेक्शन था। सबसे पहला बड़ा राज्य बना कीवन रूस। ये वो जगह थी जहां आज का यूक्रेन, बेलारूस और रूस एक साथ मौजूद थे। यहाँ के लोग टफ, क्योंकि मौसम का रूथलेस, 6 महीने बर्फ, बाकी महीने युद्ध। लेकिन रसिया का सबसे बड़ा ट्रॉमा आया 13वीं सदी में, जब मंगोल्स एम्पायर ने हमला किया। मंगोल्स ने शहर जला दिए, लोग मार दिए और रसिया को लगभग 240 साल तक गुलाम बना दिया। 240 साल तक रसिया को टैक्स देना पड़ता था, ओबीडियंस दिखानी पड़ती थी। अगर कोई सिटी रेबल करे तो उसे जमीन से मिटा दिया जाता था। लेकिन मंगोल रूल की एक कमजोरी थी, वो रसिया को डायरेक्टली रूल नहीं करते थे। वो रसिया को दूर बैठकर कंट्रोल करते थे। मतलब एम्पायर बड़ी थी, लेकिन अटेंशन लिमिटेड। उनका मेन फोकस था टैक्स लेना, कंट्रोल मेंटेन करना और रेबल्स को क्रश करना। इस सिस्टम में एक चीज जरूरी था, लोकल मैनेजर्स। मंगोल्स ने कुछ शहरों को टैक्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और बदले में उन शहरों को थोड़ी पावर, थोड़ा पैसा और थोड़ी इम्यूनिटी मिली। इन शहरों में एक छोटा सिटी था जिसका नाम था मॉस्को। मॉस्को के पास कोई बड़ी आर्मी नहीं थी, ना कोई ग्रैंड टेक्नोलॉजी थी, उसके पास मनी थी। क्योंकि मंगोल्स ने उसे टैक्स कलेक्टर बनाया था। हर सिटी से टैक्स कलेक्ट होता, पहले मॉस्को आता, फिर मंगोल्स तक जाता और जो पैसा बीच में बचता वो मॉस्को का हो जाता था। रसिया में बाकी सिटीज टूट रहे थे, गरीब होते जा रहे थे, पर मॉस्को का इकोनॉमी बढ़ रहा था। 14वीं सदी में मंगोल्स एम्पायर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस गया। लीडरशिप चेंज, सिविल वार, रिसोर्सेज ड्रेन, और रसिया समझ गई ये एम्पायर हमेशा नहीं टिकेगी। दूसरे सिटीज ने रिवोल्ट ट्राई किया, लेकिन मॉस्को ने वेट किया, पेशेंस, कैलकुलेशन, और जब मंगोल से वीकेस्ट थे तब मॉस्को ने ट्रिब्यूट रेप्सल का सबसे बड़ा कदम उठाया और प्रिंस दिमित्री डोन्स्कोय ऑफ मॉस्को ने मंगोल टैक्स रिजेक्ट कर दिया। और कुलिकोवो नाम की लड़ाई में रसिया ने पहली बार मंगोल्स को हराया। ये कंप्लीट फ्रीडम नहीं था, लेकिन साइकोलॉजी बदल गई। अब रसिया स्लेव नहीं रहा, रसिया फाइटर बन गया और इस मोमेंट का हीरो था मॉस्को। 15वीं सदी तक मॉस्को एक सिटी नहीं रहा, एक आइडेंटिटी बन गया, एक सिंबल, हम फिर से उठेंगे। जैसे जैसे मंगोल्स कमजोर हुए, मॉस्को ने बाकी सिटीज को ऑब्जर्व किया। एक एक करके टेरिटरीज ज्वाइन होते गए और 1480 में रसिया ने ऑफिशियली मंगोल्स रूल्स को खत्म कर दिया। बिना ड्रामेटिक रेवोल्यूशन, बिना रक्तपात, स्लो स्ट्रैटेजी, पेशेंस, इंटेलिजेंस। और जो सिटी 240 साल पहले स्लेव्स की तरह झुका था, वही सिटी रसिया का कैपिटल बन गया। लेकिन रसिया अभी भी बैकवर्ड था। यूरोप मॉडर्न हो रहा था, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री सब आगे, और रसिया पिछड़ रहा था। तभी आता है एक आदमी जो किंग नहीं, आर्किटेक्ट था, पीटर द ग्रेट। पीटर ने रसिया को बताया, बैकवर्ड होना शर्म की बात है, चेंज पेनफुल है लेकिन जरूरी है। उसने फ्रोजन रसिया को यूरोपियन टेम्पलेट में फिट करना शुरू किया। उसने आर्मी बनाई, नेवी बनाई, स्कूल्स खोले, फैक्ट्रियां बनवाई। उसने कल्चर चेंज कर दिया। लोग फोर्स्ड थे अपने कपड़े, अपनी दाढ़ी, अपनी लाइफ स्टाइल बदलने को। उनको मॉडर्नाइजेशन चाहिए था, चाहे प्राइस कुछ भी हो। और ये मॉडर्नाइजेशन सक्सेस हुई। रसिया बड़ी मिलिट्री बन गया, लेकिन अंदर क्रोध बढ़ता गया। हर आधुनिकीकरण की एक कीमत होती है, रसिया ने वो दी। 20वीं सदी की शुरुआत में रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश था, लैंड के हिसाब से, लेकिन ताकत के हिसाब से कमजोर, बहुत कमजोर। ऊपर राजा तसार निकोलस, नीचे जनता भूखमरी में। समस्या यह थी कि रसिया मॉडर्न दुनिया से पीछे रह गया था और मोनार्की को लगता था सब ठीक है, भगवान सब संभाल लेगा। पर भगवान के नाम पर घंटे नहीं बज रहे थे, तख्त
हिल रहा था। पीपल स्ट्रीट्स पर उतर आए, फैक्ट्रीज बंद, ट्रांसपोर्ट ठप। तसार ने मिलिट्री से कहा, इन सबको शूट कर दो। दोस्तों, अभी मैंने ऊपर जिक्र किया तसार का। रूस में सम्राट को तसार कहते हैं। तो जैसे ही सम्राट ने शूट करने को कहा तो मिलिट्री ने पूछा, किसे शूट करूं? अपने खुद के लोगों को। और यही मोमेंट रसिया की मोनार्की का अंत था। आर्मी ने शांत रहने से इनकार कर दिया, गवर्नमेंट गिर गई और तसार निकोलस को सिंहासन छोड़ना पड़ा। 400 साल पुरानी मोनार्की कुछ ही हफ्तों में खत्म। लेकिन रेवोल्यूशन रोमांटिक नहीं होती, वो खूनी होती है। मिलियंस लोग मरे, सिविल वार हुआ और इसी खाली समय में जन्म हुआ एक नए स्टेट का, एक नए आइडियोलॉजी का, एक नए एक्सपेरिमेंट का, जिसका नाम था यूएसएसआर, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जो कहता था इक्वलिटी, जस्टिस, वर्कर पैराडाइज। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। जब हिटलर ने रशिया पर अटैक किया, पूरी दुनिया को लगा कि रशिया कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन रशिया लड़ता रहा। भूख में, ठंड में लाखों लोग मरते गए, लेकिन रशिया पीछे नहीं हटा। उसने कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया। हर आदमी, हर औरत, हर मशीन युद्ध में लगी। और जब युद्ध खत्म हुआ, हिटलर हार गया। हिटलर को हराने के बाद यूएसएसआर के पास दो चीजें आ गई। पहला प्रेस्टीज, दूसरा साइकोलॉजिकल पावर। प्रेस्टीज इसीलिए क्योंकि रशिया ने यूरोप को बचाया। साइकोलॉजिकल पावर इसीलिए क्योंकि यूरोप को पता था अगर रशिया टूटता तो हिटलर जीत जाता। रशिया ने न सिर्फ खुद को बचाया, उसने पूरी दुनिया को फैसिज्म से बचाया। यही मोमेंट था जिसने रशिया को हीरो से ग्लोबल पावर में बदल दिया। 1945 के बाद दुनिया में दो सुपर पावर रह गए, यूएसए, यूएसएसआर। बाकी सारे कंट्रीज या तो सपोर्ट में थे या स्पेक्टेटर्स थे। दोस्तों, आप ये समझिए कि रशिया सुपर पावर इसीलिए नहीं बना क्योंकि उसने हिटलर को हराया। रशिया सुपर पावर इसलिए बना क्योंकि हिटलर को हराने के बाद उसने दुनिया को कंट्रोल करना शुरू किया। उसने टेरिटरी ली, गवर्नमेंट बनाई, सिस्टम एक्सपोर्ट किया, इंडस्ट्री बिल्ड की और एटम बम बनाया। विक्ट्री ने उसे रिस्पेक्ट दिया, पावर ने उसे फियर दिया और आइडियोलॉजी ने उसे फॉलोअर्स दिए। और यही तीनों मिलकर बनाते हैं सुपर पावर। पर यूएसएसआर ने एक गलती कर दी। 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में घुस गया, मिलिट्री पावर शो कर। रशिया को लगा यह आसान होगा, लेकिन अफगानिस्तान इजी नहीं होता, किसी के लिए नहीं। 10 साल तक युद्ध चला, बिलियंस खर्च, 1000 सोल्जर्स मरे, यूथ लॉस्ट। और कंट्री सोचने लगा, हम किसके लिए लड़ रहे हैं और क्या हम यही डिजर्व करते हैं? 1990 तक यूएसएसआर के सिटीज में फूड नहीं, जॉब्स नहीं, मनी नहीं। जिस सिस्टम ने कहा था हम आपको स्वर्ग देंगे, वो सिस्टम अब नरक दे रहा था। 1991 में यूएसएसआर ऑफिशियली टूट गया। 15 न्यू कंट्रीज पैदा हो गए। रशिया, जो कभी वर्ल्ड सुपर पावर था, अचानक एक ब्रोकन स्टेट बन गया। इमेजिन, एक सुपर पावर के सिटीजन्स सड़कों पर खाना मांग रहे हैं। रशिया की सोसाइटी साइकोलॉजिकल ट्रोमा में चली गई। हर सिटी माफिया के कंट्रोल में, पॉलिटिशियन बिके हुए, पुलिस करप्ट, आर्मी ब्रोक, पीपल डिप्रेस्ड। ये वो रशिया था जहां रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ वायलेंस था। और इसी कियोस में एक आदमी उठता है, क्वाइट, कोल्ड, कैलकुलेटिंग, केजीबी का ट्रेंड ऑफिसर, नाम व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने पावर नहीं मांगा, पावर ने उसे चुना। पावर लेने के बाद पुतिन ने सबसे पहले एनिमीज को टारगेट किया। करप्ट पॉलिटिशियन अरेस्टेड, जर्नलिस्ट डिसअपीयर्ड, माफिया शूटेड। पुतिन ने मैसेज दिया, ये देश मेरा है और रूल्स मैं लिखूंगा। पुतिन को मालूम था हंगरी कंट्री लॉयल्टी नहीं देता। उसने रशिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ निकाली, ऑयल और गैस। रशिया ने प्रोडक्शन एक्सप्लोड किया, एक्सपोर्ट दुनिया भर में। दोस्तों, आज का रशिया वेल्दी नहीं है, मॉडर्न नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, पर एक चीज़ है, प्राइड। रशिया बिलीव्स हम स्मॉल नेशन नहीं, सिविलाइजेशन है। उनके दिमाग में एक इमेज है, हमारे बिना दुनिया इनकम्प्लीट है। और यही प्राइड रशिया को एग्रेसिव, बोल्ड, अनप्रिडिक्टेबल बनाती है। दोस्तों, अब तक आपने ये जाना कि रूस का सुपर पावर बनने का इतिहास क्या था। अब हम जानेंगे कि आज के रूस की फॉरेन पॉलिसी में इंडिया की जगह कहाँ है। क्या रशिया इंडिया को चाइना से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है? अगर देता है तो किस वजह से? अगर नहीं तो आखिर क्यों? दोस्तों, मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे खतरनाक और सबसे इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल है रशिया, चाइना, इंडिया। क्योंकि ये तीनों देश एक ही कॉन्टिनेंट के जायंट हैं, पर तीनों की एम्बिशन अलग है और फियर्स भी अलग। दोस्तों, इसे डिटेल में समझने के लिए इसे दो भाग में बांट कर देखना होगा। पहले रूस और चाइना की साझेदारी को समझेंगे, फिर
रूस और भारत की साझेदारी को। दोस्तों, दुनिया सोचती है कि रूस और चाइना बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर हकीकत कुछ और है। जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती नहीं होती, फियर्स और नेसेसिटी होती है। चाइना को रसिया चाहिए क्योंकि रसिया के पास है ऑयल, गैस, मिनरल्स। रसिया को चाइना क्यों चाहिए? क्योंकि वेस्ट ने रसिया पर सैंक्शंस लगा रखे हैं और चाइना ही वो बड़ा मार्केट है जो रसिया की इकोनॉमी को बचा सकता है। पर इस पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रस्ट जीरो है। चाइना का ड्रीम क्या है? वर्ल्ड सुपर पावर। रसिया का ड्रीम क्या है? सुपर पावर स्टेटस रिकवर करना। तो समस्या ये है कि सुपर पावर दो नहीं हो सकती। इतिहास में रसिया और चाइना ने कई बार एक दूसरे से बॉर्डर वार लड़ी है। 1969 में लगभग न्यूक्लियर वार के करीब पहुंच गए थे। आज भी चाइना क्वाइटली साइबेरिया और फार ईस्ट को रिसोर्सेज जोन मानता है और वो एरिया रसिया का है और पॉपुलेशन भी कम है और चाइना की पॉपुलेशन मिलियंस की है। रसिया के स्ट्रैटेजिक माइंड का डर सिंपल है, अगर वो कमजोर पड़े तो चाइना जमीन ले लेगा। रसिया चाइना के साथ हैंडशेक करता है लेकिन आंखें खुली रखता है। अब बात इंडिया की। इंडिया और रसिया का रिलेशनशिप कोल्ड वॉर से है। यूएसएसआर था तब भी, रसिया है तब भी। इंडिया ने डिकेड्स तक अपना डिफेंस इकोसिस्टम रसिया के साथ बनाया। फाइटर जेट्स, टैंक्स, सबमरीन्स, मिसाइल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और आज भी भारत के मेजर सिस्टम रशियन हैं। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इंडिया को रसिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिला, चाइना को नहीं, पाकिस्तान को नहीं, किसी को भी नहीं, केवल इंडिया को। रसिया इमोशनली इंडिया को पसंद करता है लेकिन रियल वर्ल्ड में रूस इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए चाइना पर रिलाई करेगा क्योंकि वेस्ट ने रसिया को आइसोलेट कर दिया और इंडिया अकेला रसिया की इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकता। 2020 के बाद रसिया चाइना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर दिखती है क्योंकि दोनों अमेरिका के खिलाफ हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन रसिया लगातार इंडिया को मजबूत कर रहा है। डिफेंस डील्स, ऑयल ट्रेड, रूपी रूबेल मैकेनिज्म, ब्रिक्स कोऑर्डिनेशन, क्योंकि रसिया जानता है अगर चाइना कभी सुपर पावर बना तो उसे काउंटर करने के लिए इंडिया की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स दोस्ती से नहीं भविष्य से चलती है। चाइना फ्यूचर में रसिया को निगल सकता है, इंडिया फ्यूचर में रसिया को साथ लेकर चल सकता है। इसीलिए रशिया जानता है उसका सेफ्टी एलाय, उसका लॉन्गेस्ट पार्टनर, उसका ट्रस्टेड फ्रेंड इंडिया ही है, चाइना नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को M26 को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, धन्यवाद।